एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है करुणा और आज है सैटरडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो एक बार जल्दी से सब लोग दौड़ दौड़ कर लाइव आ जाइए जिससे कि हम अपने सेशन की शुरुआत कर सके। वेरी गुड इवनिंग नेहा, आकिब, निधि, मंटू, राजेश, आर्य, राहुल। क्या हैक हो गई? अच्छा, आपकी आईडी हैक हो गई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। मंटू प्रणाम। साम वेरी गुड इवनिंग। पेरीपोना, अच्छा। सुमित गुड इवनिंग। राहुल गुड इवनिंग। नेहा गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो। आज वीकेंड है, मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होगी, लेकिन इस बार का वीकेंड आप मुझे देने वाले हो और आप अपनी सारे प्लान्स को कैंसिल करने वाले हो। अभी तक बर्थडे बॉय हमारे साथ नहीं ज्वाइन किया है क्योंकि कल है संडे और कल आप लोगों का मैराथन सेशन भी है जो 1 बजे शुरू होने वाला है। बहुत दिन हो गए, तुम लोग संडे को मस्त मजे में सो रहे होंगे, लेकिन कल आपको मेरे साथ जल्दी उठना पड़ेगा और मैराथन सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले ही मैंने बता दिया कि प्लान्स आपके सारे वीकेंड के कैंसिल हो जाने चाहिए। किसी को टाइम दे रखा है तो उससे शाम को मुलाकात करोगे क्योंकि 1 बजे से तो मेरी क्लास अटेंड करने वाले हो आप लोग। गुड इवनिंग रमनदीप, विनय नमस्ते, दंशिका वेरी गुड इवनिंग, धनंजय, आकिब, निधि गुड इवनिंग। बच्चा, सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो कहता है कि उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और आपके अंदर होप्स है, उम्मीद है, और उन उम्मीदों को, उन ख्वाबों को, सपनों को पूरा करने का आप में भरोसा है, आप अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, तो आप खुशियों के विशाल फलों से भी बहुत बेहतर और शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर आप पक्का से वो कर सकते हो। अच्छा, कल कॉलेज में बहुत काम है, कोई बात नहीं, मैम की क्लास तो लेनी पड़ेगी। 1 बजे से शुरू है। मैनेज करो, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स प्रूव करो। कैसे एसडीएम बनोगे भाई, है ना? टाइम क्या है मैम? क्लास का टाइम होगा 1 बजे। कल 1 बजे से आप लोगों का मैराथन सेशन शुरू है। पहले तो जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो। थोड़ा लेट उठ सकते हो तुम लोग, ठीक है? ज्यादा सुबह मॉर्निंग में सेशन नहीं रखा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है जो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो हमारे देश के अंदर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 या फिर आर्टिकल 6। आपकी क्लास ही नहीं मिलती है। मेरी क्लास क्यों? कैसे हो गौरी बच्चा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने ग्रुप में भी पूछा था, मेरी क्लास क्यों नहीं मिलती? आपको पता है कि मैम का टाइम, समय, इंसान और जगह, तीनों चीजें तो फिक्स है, बस आपको वहां तक पहुंचना है, उस समय पर, उस जगह पर। तो आपको क्या करना है? 5 बजे यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल खोल कर देखना है। वहां सबसे टॉप पे आपको मैडम की क्लास दिखेगी जब ओपन करोगे तो। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्टिकल 4 आंसर दे रहे हो? हाँ, स्टेनोग्राफर क्लासेस नहीं ली थी आपने, ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। हरिप्रिया ने कहा कि मैम ए होगा, आर्टिकल 3 होगा। देखो, हमें पता है कि किसी भी नई स्टेट का फॉर्मेशन करना हो तो नई स्टेट का फॉर्मेशन करने का अधिकार आर्टिकल 3 हमारे पार्लियामेंट को देता है, हमारे संसद को देता है। किसको देता है मैम? हमारे पार्लियामेंट को देता है, हमारे संसद को देता है। अब वो नया स्टेट कैसे भी बनाए, चाहे 2 स्टेट्स को मिलाकर बनाए, एक स्टेट एग्जिस्ट करती है तो उसे 2 भागों में डिवाइड कर बनाए। आ गए अंकिता बच्चा आप? अरे कोई नहीं, आप परेशान नहीं हो ना, आप मैम के साथ जुड़ती हो ना, तो बस आपको बाकियों पे ध्यान नहीं देना, मेरे ऊपर ध्यान देना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। बस मुझे अच्छा लगा आप मेरी बात मानकर आ गई हो। देखो, किसी भी 2 स्टेट्स को मिलाकर नई स्टेट बनाए या एक स्टेट को 2 स्टेट्स में डिवाइड करे या एक स्टेट का एरिया दूसरी स्टेट के एरिया के साथ मिलाकर या नई स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी बनाने का अधिकार आर्टिकल 3 हमारे संसद को ही देता है, हमारे पार्लियामेंट को ही देता है। किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ाना हो, किसी स्टेट का एरिया घटाना हो, किसी भी स्टेट की टेरिटरीज बदलनी हो, किसी भी स्टेट का नाम बदलना हो, ये सब पार्लियामेंट करता है, संसद करता है। एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, मुझे ये बताओ कि अगर कोई नई स्टेट का गठन किया जाएगा तो वो बिल कौन सी मेजोरिटी से पास किया जाएगा? बताओ। एमसीक्यू ऑनलाइन पढ़ने से ज्यादा अच्छा दीपक, क्यों भाई क्यों? तुम लोग मतलब कितने जजमेंटल हो जाते हो ना, इतने भावुक कैसे हो जाते हो? ऑनलाइन डेटिंग से तो तुम्हारा नहीं होता होगा कि कोई फायदा नहीं है उसका, है? हेलो खुशी,
गुड इवनिंग लवकेश, वेरी गुड इवनिंग मोनिका बच्चा, गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग अमित। आ गए तुम? हैप्पी बर्थडे अमित, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। जो आपके सपने हैं, जो आपको छोड़ के गया है, उससे कोई बेहतर आपको मिले और आपको बढ़िया सी नौकरी भी मिल जाए उससे पहले। फिर माँ हमें पार्टी भी दे देना कि पार्टी कहाँ है, ठीक है। संदीप बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड गौरव। कौन सी मेजोरिटी से पास होता है मैम? वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, साधारण बहुमत से ही पास कराया जाता है। क्यों होता है बच्चा सिंपल मेजोरिटी से? क्योंकि नई स्टेट का गठन होगा तो संविधान में संशोधन नहीं कंसिडर किया जाता है, इसलिए सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाता है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक तो कर दो, इतनी कंजूसी काहे करते हो तुम। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत किया गया था? और कल क्या है? संडे। कल 1 बजे से आपकी मैराथन सेशन है और तुम नहीं आए ना तो मेरा दिल बिल्कुल चूर चूर टूट जाएगा। शनाया बच्चा, क्लास तो इसी टाइम होती है ना, 5 बजे ही तो हो रही है। वीकनेस तो बहुत होगी गौरी, अच्छे से फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, नारियल पानी पियो, जल्दी से ठीक हो जाओ हमारी चुलबुली बच्ची। श्रीराज, आप, मैंने पता नहीं कितनी बार पास किया या नहीं किया, लेकिन आपका पहली बार में पास हो जाए इसलिए आप क्लास ले लो। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो मैं तो आपका तो पक्का पास करा दूंगी, ठीक है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, बहुत बढ़िया। देखो क्रिप्स मिशन तो अपन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक। साइमन कमीशन के भी हम अगस्त थे। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किसके तहत किया गया? रात के 1 बजे नहीं, नालायक दिन में, ठीक है। हाय दिनेश, किस मिशन के तहत, किसके तहत उसका स्वीकार किया गया था कि वो हमारे संविधान सभा का गठन करेंगे? तो अगस्त ऑफर के तहत 1940 में। इस कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे मैम। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? मेरे साथ साथ नाम बोलोगे एक बार। पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे मैम? पैथिक लॉरेंस थे, जो कि हेड थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे? हमारे कैबिनेट मिशन के हेड थे। एवी अलेक्जेंडर थे। बोलो बोलो, आवाज नहीं आई मुझे, नाम बोलो एक बार। एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगर तुम मैडम के साथ रह के मैडम की कुछ चीजें सीख लो ना तो तुम जीवन को थोड़ा आसान बना लो अपने। कौन थे? क्रिप्स थे, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड संदीप, वेरी गुड खुशी। मैंने बताया ना श्रीराज, आप पढ़ने थोड़ी ना आए हो, मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। एक दिन ऑफिस आ जाना, आराम से मैं तुम्हें सब दिखा दूंगी, मैडम ने कौन से एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, है ना, कितने कर रखे हैं, कैसे इंटरव्यू दिया है, कैसे नहीं दिया, सब यहाँ गुड़गांव में सर्च कर लेना, अड्डा 24/7 का ऑफिस, ठीक है, सामने बिल्कुल बैठा के। गुड बच्चा, चलिए जल्दी से बताइए। अरे नहीं नहीं कलन कोहली, मेरा बर्थडे नहीं है भाई, मेरा बर्थडे आता है 1 डे बिफोर चिल्ड्रंस डे, अभी तो बहुत ही दूर है मेरा बर्थडे। चलिए अगले क्वेश्चन। सैम चिप्स से चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसदीय सरकार का सबसे मुख्य लाभ क्या है? कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्वतंत्र तरीके से, वो पॉलिसीज को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका विधायिका को उत्तरदायी होती है। यह जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रणाम विक्रमजीत, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से पहले सेशन को लाइक कर दो, इतनी कंजूसी काहे करते हो तुम? सेशन को लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, इतने सारे ग्रुप में होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अच्छे बच्चों की तरह। सी होगा मैम, सी लॉक कर दें इसका, पक्का सी को लॉक कर दूं? चलो आपने कहा और आपकी बात हम जरूर मानेंगे। देखो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेकिन एनालाइज भी तो करना है ना कि बाकियों में क्यों गलत है, बाकी क्यों नहीं आंसर है। क्या विधायिका और कार्यपालिका इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं क्या संसदीय सरकार में? नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच बैलेंस ऑफ पावर्स होता है संसदीय सरकार में, ठीक, सेपरेशन होता है। कहाँ? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, तो इसलिए पहले वाला नहीं होगा।
पॉलिसी ज्यादा, अगर स्टेबल गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल होती है कंपेरेटिव टू पार्लियामेंट्री, क्योंकि ये तो मेजॉरिटी पर डिपेंड करती है, बहुमत पर। तो ये भी गलत हो गया। हमारी संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और लाभ यही है कि जो कार्यपालिका का है वो हमारी विधायिका को उत्तरदायी होती है। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसे, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित कराया जाता है। और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सभी मंत्री रिजाइन देंगे, और ये रिजाइन देंगे तो पीएम भी रिजाइन देगा और पूरी की पूरी सरकार खल्लास, गिर जाती है। क्या सरकार का प्रमुख बिना इलेक्शन के नहीं बदला जा सकता? अब इस बात का आंसर तो तुम्हें यहीं पर मिल गया होगा। हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। पीएम की क्या होती है? नियुक्ति होती है। जब लोकसभा के चुनाव होंगे, जो पार्टी मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी उसी पार्टी का लीडर पीएम नियुक्त होता है। होता है नहीं होता? लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जब इलेक्शन होंगे, चुनाव जीतेंगे तभी फिर नए पीएम आएंगे। अगर वो पहले अपने कार्यकाल पे रहते हुए ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले पे चलते हैं नेक्स्ट। श्रीराज, तुम्हें पढ़ना है तो कायदे से पढ़ लो, वरना क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ठीक, एक बार दो बार चीजों को अवॉइड किया जाता है लेकिन बार बार नहीं किया जाता है। आशीर्वाद बैच में आप क्लास लेंगे? शनाया, आशीर्वाद बैच कौन से वाले स्टेट का उसका नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? आपको बताना है इसमें से कौन से तरीके से हमारी जो सरकार है वो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट नहीं करती, नागरिकता को बर्खास्त नहीं कर सकती है। कि अगर उन्होंने फ्रॉड तरीके से नागरिकता ली हो, या फिर किसी इलीगल ट्रेड में इंडल्ज हो गए हो, या फिर संविधान के प्रति लॉयल ना रहे हो, या भारत से बाहर 5 साल से ज्यादा रह लिए हो। गुड इवनिंग गौरव बच्चा, गुड इवनिंग। हरिप्रिया, क्या डिलीट किया? अभिषेक, गुड इवनिंग। बोलो। नंदिनी, अभी आएगा बच्चा अच्छा यूपीएससी का या यूपीपीसी? 4th का सी दे रहे हो? सोचो सोचो जरा और फिर आंसर दो। हाँ, आज राधा नहीं आई है क्लास में। डी होगा पक्का। डी को लॉक कर दूं? एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक करो जिसने लाइक नहीं किया है। डी हो जाएगा। बड़ा करो मैम, दिख तो रहा है बच्चा साफ साफ, क्लियरली तो विजिबल है। हाँ देखो, समझ गए ना? वेरी गुड। कितना अच्छा लगता है जब आप आंसर भी बताते हो और साथ साथ मुझे करेक्शन भी करके बता देते हो कि मैम ये गलती है ऑप्शन में। बस ऐसे ही सीख जाओ ना तो फिर कभी नहीं हार मान सकते। कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता पॉलिटी में। फ्रॉड तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। 3 तरीके बताता है 1955 वाला एक्ट, जिसके तहत आपके देश की सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। कौन कौन से? बाय रिनंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग, बाय टर्मिनेशन, बर्खास्तगी द्वारा, और बाय डेप्रिवेशन, वंचित करने द्वारा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करें तो फ्रॉड तरीके से अगर ले ली जाएगी तो भी हम उससे हमारी नागरिकता छीन लेंगे। अगर इलीगल ट्रेड में इंडल्ज हो जाएगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगी। संविधान के प्रति लॉयल नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा। लेकिन 5 साल से ज्यादा बाहर रह ले नहीं, वो 5 साल नहीं है, क्या है क्लॉज? 7 साल है। अगर कोई 7 साल से ज्यादा बाहर रहता है तब उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। अच्छा विक्रम, तुमने थंबनेल देखा ही नहीं है ना? अच्छा हाँ, नहीं मैं तो 10th फेल हूँ श्रीराज। पीसीएस तो बहुत दूर की बात है, मैं तो 10th भी पास नहीं कर पाई थी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट, मेरे को कुछ नहीं आता है, ठीक, बिल्कुल पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, गलती से यहाँ आकर खड़ी हो गई है ना। तभी तो इतने लोग टीचर्स बनना चाहते हैं, लेकिन मैडम का सिलेक्शन हुआ। मैम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है ना, आपकी प्रिपरेशन करा रही है। ऐसे ही बस 10th भी फेल कर रखी है, मतलब 12th तक भी नहीं पहुंची हूँ मैं, है ना। आ जाइए सर। एक बच्चा बार बार बोल रहा है मैम अपने पीसीएस का मेंस का वो अपलोड कर दो, कितनी बार दिया है, ये करा है। तो मैंने इसको अभी बताया कि मैंने तो 10th भी पास नहीं करी है, बस गलती से आकर खड़े हो गए यहाँ पर, है ना। वो तो सही बात है मैम। हाँ बिल्कुल, मतलब बार बार मतलब मैम है कुछ लोग आते हैं जानबूझ के, मतलब कि कितनी बार किया है। नहीं सर, हम लोग तो बिल्कुल 10th भी नहीं पास किए, गलती से। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग टीचर्स बनना चाहते हैं लेकिन हम बने हुए सिलेक्टेड, है ना। गलती से हो गया हम लोगों के साथ।
आपको कुछ नहीं आता, मतलब आप सुकरात हुए, क्या बात है। मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। मैं ये नहीं, मानता हूँ। इसलिए रट्टा मार कर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो ये श्रीराज, ये बच्चा जब से क्लास शुरू हुई है ना, मतलब 15 मिनट हो चुके हैं, मैं अच्छा, 5वें क्वेश्चन पर आ चुकी मैं ये हूँ, मानता हूँ लेकिन कि उन्होंने कुछ चाहे नहीं रट्टा करा। मार के पढ़ा रहे हों, चाहे कुछ ना करके पढ़ा रहे हों, चाहे 10वीं फेल हूं, चाहे कभी स्कूल गए या नहीं गए, मैं कह रहा हूँ सारी चीजें आपकी बड़ी कर दी। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो जो पढ़ा रही है मैम, वो एग्जाम में आ रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सीधी सादी बात यह है। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा आप किससे पढ़कर आए हैं, क्या वो क्वालिफाइड था, क्या उसने 10th पास की, क्या उसने 12th पास की। मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर करना होता है। आंसर आप कर देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे, या तो नंबर नहीं मिलेंगे या फिर आप गलत कर आ जाएंगे। वहां पर ये ऑप्शन कहीं नहीं होता। ये बताओ अपने टीचर की क्वालिफिकेशन क्या थी भैया। अगर आपको टीचर आपका एम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा सकता है तो आप पॉलिटी समझ जाएंगे, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा सकता है आप समझ जाएंगे। आपको यार कॉन्सेप्ट समझने से मतलब होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता जबरदस्ती क्यों ये नहीं सब सर, काम किए इन्हें जाते हैं। हमारा या तो किसी मैट्रिमोनियल साइट पे रेज्यूमे अपलोड कराना है, या फिर इन्हें हमारा किसी जॉब के लिए, लेकिन हमें दोनों की ही जरूरत नहीं है, ना वहां पर अपलोड कराने की है, ना यहाँ पे अपलोड कोई कराने बात की नहीं है। मैम, आप आगे चलिए। बहुत सारे बच्चे देखिए आपसे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर मारो। मैम मेरी वाली नीति अपना लीजिए, जब कोई ऐसा ज्यादा करे तो यहाँ पर एक बटन है। 15 मिनट से मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैंने सब समझा भी दिया, कर भी दिया, लेकिन नहीं। अब बस लास्ट ऑप्शन बनता है फिर वो, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि माइनॉरिटीज से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जल्दी से दोनों स्टेटमेंट पढ़ो और फिर आंसर दो कि जो माइनॉरिटी है इनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने शैक्षिक संस्था का एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है कि इनके पास अधिकार है उनका गठन और प्रशासन करने का। और साथ साथ मुझे आर्टिकल भी बता देना कि कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज को ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। चलो बताइए जल्दी से। हाँ, हमें तो सेलेक्ट होना है ना। वायरस आ गए हैं क्लास में, क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं। सही कह रहे हैं, वो अभी भी उसको। चलिए जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। बी होगा, ओनली 2 होगा पक्का। लड़ाई करने के लिए अच्छा लड़ाई करने के लिए लड़के बुलाती है मैम आप तो। नहीं, लड़ाई करने के लिए लड़के वड़के नहीं बुलाए थे, बस यहीं से सर गुजर रहे थे, तो सर भी यहीं पढ़ाते हैं। सुबह 12 बजे पॉलिटी की क्लास होती है और 4 बजे आंसर राइटिंग की होती है। तुम देख लिया करो, शेखर बहुत हेल्प करेगा आपको। आर्टिकल 29 और 30 देखो, अब करी ना गलती। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं एडुकेशनल से रिलेटेड और आप मुझे दे रहे हो आर्टिकल 29 आंसर, तो आर्टिकल 30 होगा। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी होता है कि वो अपनी शिक्षक संस्था का गठन कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करने का अधिकार है? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करने का अधिकार नहीं है, उनका गठन करने का भी है। तो इसलिए पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, फिर आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पर कि गठन और प्रशासन दोनों का अधिकार है, इसलिए सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है और पहले वाली स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, आर्टिकल 30। देखो अब ऐसे ही आप लोग गड़बड़ करते हो। मैंने आपसे एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल पूछा था, लेकिन आप 29 और 30 दोनों बता दिए। पता है यहाँ कहाँ मार खाते हैं? इंटरव्यू में मार खाते हैं। कहाँ? इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछेगा बताओ कि अल्पसंख्यक वर्गों का एडुकेशनल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल अधिकार। तुम 29 और 30 भी बता कर आओगे तो ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है? फिर खुद ही फंस जाते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि नागरिकता के प्रावधान हम लोगों ने कब इंप्लीमेंट किए थे, लागू किए थे, बताइए। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी आ गए आप। यस, ओनली 2 इज द राइट आंसर। हाय मिस्टर एस्पायरेंट एलेक्स, बहुत दिन बाद तुम क्लास में आए हो बच्चा। गुड इवनिंग वेद प्रकाश। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेशन को लाइक भी कर दिया करो कंजूसो। 26 नवंबर 1949।
गुड इवनिंग रतिपाल बच्चा। 26 नवंबर 1949 पक्का, बहुत बढ़िया। देखो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिस दिन हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया था, इससे कुछ बातें याद रखनी है आपको 26 नवंबर 1949 से, कि इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। इसी दिन क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। और प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है वो भी कौन सी है आपकी? 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। और इसी दिन हमने 15 आर्टिकल्स भी इंप्लीमेंट किए थे। सिटीजनशिप वाले, नागरिकता वाले भी कब किए थे? 26 नवंबर 1949 को ही। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? इंप्लीमेंट किया था, लागू किया था। क्या किया था मैम? इंप्लीमेंट किया था, लागू किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मैराथन कब होगी? मैराथन होगी कल 1 बजे से। तुम पढ़ोगे कायदे से तो 3 घंटे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक तरफ आपको कमिटीज दी हुई है, दूसरी तरफ हेड दी हुए हैं। आपसे पूछें कि इन कमिटीज का हेड कौन है, बताइए। नहीं एलेक्स पासवान, कहां से, कब से कब तक है? 1 बजे से 1 बजे से कल। चलो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी न्यू है वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बताइए टॉपिक वाइज क्लास कहां पर मिलेगी? पॉलिटी की, यही तो होती है टॉपिक वाइज भी। 31 ABC समझ नहीं आया? ठीक है, मैं समझा दूंगी। अभिषेक फिर से, आपने फंडामेंटल राइट्स वाली क्लास नहीं ली थी क्या बच्चा? ऑप्शन 2 कह रहे हो। आदर्श ने आंसर दिया ए होगा, पक्का ए होगा। कर दो लॉक, 2 3 4 1 होगा। 2 3 4 1 100%, मतलब आप लोग ए आंसर दे रहे हो। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, मौलिक अधिकारों की उप समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान। प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। फिर आपके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के हेड कौन थे आपके? JB कृपलानी थे। और संचालन समिति के हेड कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। तो मार्क कर दो जरा, ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। फिर सी का क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? 1। 2 3 4 1। अरे वाह, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं बच्चा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा इनमें से आपका कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। साथ साथ मुझे ये भी बता देना कि फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से आर्टिकल से डील करता है और कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन किया गया था। जल्दी से सेशन को एक बार लाइक करिए और शेयर करिए। वेद प्रकाश, पहले ये क्लास अटेंड कर लो फिर चले जाना। ये तो गलत बात होती है, जो बीच में छोड़ के जाते हैं उन्हें धोखेबाज कहते हैं। आपको नहीं पता? बताइए। यस, पढ़ लो जल्दी से। अच्छा, आप स्टेनोग्राफर के आईडी से थे? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, वो किसी और ने किया होगा। देखो कि अगर आप पेरेंट है या गार्जियन है तो आप 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को एडुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे। आप इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक, जिससे कि आपका देश आगे बढ़े। आपको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। आपको देश की रक्षा करनी है, चाहे आपकी जान क्यों ना चली जाए। बताओ, ये जान क्यों ना चली जाए वाली में तो आप बस किसी एक की रक्षा करने का वादा कर रखे होंगे आपने। गुड इवनिंग नागेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। आदर्श ए आंसर दे रहे हो बच्चा, कैसे कैसे? देखो ए तो तब होता ना अगर यहां पर वर्ड ऐड होता कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी उनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐड नहीं हुआ था, तब आप एक बार को ए दे रहे होते ना तो सही होता। क्यों? क्योंकि ए वाली फंडामेंटल ड्यूटी आपकी बाद में ऐड हुई थी। कौन से अमेंडमेंट से? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, राइट। यहां पर पार्ट 4A में
आर्टिकल 51A में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने इन्हें ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो पहले वाला भी कर्तव्य है, आपको हमेशा आगे बढ़ना है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। आपको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है, और आपको देश की रक्षा करनी है, चाहे आपकी जान क्यों ना चली जाए। नहीं नहीं, जान चली जाए ये क्लॉज नहीं है। इतनी बात तो सही है कि आपको देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है बुलाए जाने पर, लेकिन जान जाने पर नहीं, जान को कीमत नहीं देनी है। ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रीएम्बल से रिलेटेड सही नहीं है। प्रस्तावना से संबंधित इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कि प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल है, न्यायोचित है, वो हमारी स्टेट का नेचर डिपिक्ट करता है, संविधान के उद्देश्य बताता है, इसमें एडॉप्शन डेट मेंशन्ड है। बोलो, बताइए। 11th भी ऐड किया है। यस, 11th फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने बाद में ऐड करी थी बच्चा। ओ शिट, गलत कर दिया ना। हाँ, बस ऐसे ही तो क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी गलत कराते हो अगर स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ रहे होते हो आप। तो इसलिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया करो। ए पक्का ए को लॉक कर दे। अच्छा, 2-4 के लिए दे सकते हो आप, बहुत बढ़िया। ए बहुत बढ़िया। क्या प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल है? क्या प्रस्तावना एनफोर्सिएबल होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल होता है, गैर न्यायिक होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी वजह से जो पहले वाली स्टेटमेंट है वही क्या हो गई, आपकी गलत हो गई। वो आपकी स्टेट का नेचर बताता है, बिल्कुल। सरकार का स्वरूप बताता है, बिल्कुल बताता है। कैसी होनी चाहिए सरकार? हम 5 शब्द पढ़ते हैं ना अपने प्रीएम्बल में, वो 5 शब्द क्या है आपके? SSDR की सॉवरेन है, संपन्न है, सोशलिस्ट समाजवादी है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र और रिपब्लिक गणराज्य। हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य देता है, बिल्कुल डिफाइन करता है। क्या? कि सबको एक जैसा जस्टिस दिया जाए, न्याय दिया जाए, सबको एक जैसी लिबर्टी, स्वतंत्रता, सबको एक जैसी इक्वालिटी, समता और फ्रेटर्निटी, बंधुता। और लास्ट में क्या दी हुई है? एडॉप्शन डेट। और वो एडॉप्शन डेट मैंने आपको अभी बताई थी, कितनी दी हुई है? 26 नवंबर 1949। तो कौन से वाली स्टेटमेंट गलत है? पहले ही वाली गलत है। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है इनमें से कौन सा आपका डीपीएसपी नीति निदेशक सिद्धांतों के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन को बॉर्नविटा पिला देते हैं, है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा बनाए गए थे, बिल्कुल सही बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट आपसे पूछा इनमें से कौन से आपके नीति निदेशक सिद्धांतों में मेंशन्ड है। मुझे साथ साथ ये भी बता देना कि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है। बताइए। कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को बैन करना हो, या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और अदर जो ड्रग्स हैं हार्मफुल है उनको बैन करना। तुम लोग जाते कहाँ हो सेशन को छोड़कर? मुझे ये बता दो, किसको तुमने 5:30 बजे 6 बजे और इनका टाइम दे रखा है ना, उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लो ना, या तो पहले दे लो या 6 बजे के बाद दे लो। फिर मैं नहीं कहूंगी कि क्लास में आ जाओ, ठीक है। गुरप्रीत सिंह, ये मेरे को पंजाबी तो नहीं आती भाई। फोर्थ पार्ट में है, वेरी गुड। काम्या बच्चा, आर्टिकल नहीं, पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। और आर्टिकल कौन से आपके? 36 to 51, 36 से लेकर 51 तक। यस, ओनली 2, कुछ बोथ दे रहे हैं, मतलब सी दे रहे हो। वाह, इधर आओ। मतलब जब तुम ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत देते ना, बाय गॉड मेरा ऐसा मन करता है कि तुम्हें अपने पास बुलाऊं और ऐसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ऐसे दुलार सा करते हैं बिल्कुल ऐसे, फिर कहोगे मैम बाल खराब हो गए। ऐसे पहले खूब अच्छे से तुम्हारे लाड लड़ा के और तुम्हें इतनी जोर से चाटा पड़ना चाहिए दोनों गालों पे जब तुम ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। मैम आज तो मेरे को जाना है, पार्टी करने जाना है। अच्छा,
जाओ कर लो, तुम्हें छुट्टी दी आधे घंटे की मैंने। ह्यूमन बींग्स, मानव तस्करी और फोर्स्ड लेबर, ये आपका फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत, जो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को बैन करता है, राइट। हाँ पंकज, अब मेरी क्लास यहीं पर होती है और डेली होती है 5 बजे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और बंधुआ मजदूरी को बैन करता है। तो दोनों कह रहे हैं कि दोनों ही मैम डीपीएसपी है, इतना पड़ेगा ना कान पे। वो आपका क्या था? मौलिक अधिकार था। आर्टिकल 47 के तहत गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी विचारधारा में था वो, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बैन करता है। तो केवल और केवल कौन से वाला है? दूसरे वाला है। और तुम में से ज्यादातर लोग सी आंसर दे रहे थे। मैम जी एसी ऑन नहीं है क्या? ऑन है, ऑन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशन में एक एमपी अपनी मेंबरशिप को लूज कर सकता है, एक संसद का सदस्य की सदस्यता खत्म हो सकती है। आगे कृष्ण, तुम जल्दी नहीं आगे? नहीं, मेरे को नहीं पढ़ा कभी भी चार्टा। अरे मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, तुम्हारी तरह थोड़ी ना थी नलायको, मैं पढ़ने वाली बच्ची थी। अरे मैम मेरा भी आंसर देख लीजिए। अच्छा गौरव, अच्छा बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। ये देखो श्वेता, तुम तो रोज ही लेट आती हो, टाइम से आती कहाँ हो? देखो सेशन को लाइक नहीं करते हो। मेरी बहुत तारीफ करती थी मेरी मैडम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमेशा। अच्छा दीपक, हाँ बिल्कुल, बात तो किसी से ही उसी से ही करोगे ना, चाहे फोन टच हो, क्वालिटी वाला हो या कीपैड वाला हो, ऐसे ही पढ़ाएंगी तो मैम ही ना, चाहे मैम से मिलने का मीडियम चेंज हो गया हो। लेकिन आप भी वही, मैं भी वही। सपना बच्चा, मेरी सुबह 9 बजे क्लास नहीं होती, अब इसी टाइम होती है। ऑल आंसर दे रहे हो तुम लोग। चलो देखो, हमारे एमपीओ की मेंबरशिप जो होती है वो 2 तरीके से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, निर्हरता लगा सकते हैं। क्या मुझे आप डिस्क्वालिफिकेशन वाला आर्टिकल बता सकते हो? मैं मान जाऊं अगर तुम मुझे आर्टिकल बता दो कि कौन से आर्टिकल के थ्रू एमपी डिस्क्वालीफाई होते हैं, उन पे निर्भरता लगती है। अगर वो किसी लाभ के पद को धारण कर लेते हैं तब भी उनकी सीट वैकेंट डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि निर्भरता लग जाती है। अगर वो पागल वागल हो जाए तब भी, बैंकरप्ट दिवालिया घोषित हो जाए तब भी, तो ऑल ऑफ दीज। अगर वो भारत के नागरिक नहीं रहे, अगर वो भारत के नागरिक नहीं रहे तो भी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उन पे निर्भरता लग जाती है। और ऐसे मामलों पर डिसीजन कौन लेता है? हमारा प्रेसिडेंट लेता है। कौन लेता है? हमारा प्रेसिडेंट लेता है, राष्ट्रपति लेता है। और प्रेसिडेंट किसकी सलाह से लेता है? तो प्रेसिडेंट ईसीआई की सलाह से। किसकी सलाह से लेता है मैम? ईसीआई की सलाह से लेता है। आर्टिकल पूछा, किसी ने बताया? वेरी गुड डेविड बच्चा। आर्टिकल कौन सा है आपका? डे स्कॉलर अंकिता, डे स्कॉलर। आर्टिकल कौन सा है? 102 बच्चा। सुमित, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से वो डिफेक्शन वाला डिस्क्वालिफिकेशन है, दल बदल वाला, ठीक है, आर्टिकल अमेंडमेंट नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा, इनमें से हमारा जो स्टेट का गवर्नर होता है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, राज्य लोक सेवा आयोग की, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की, कैग की, या ऑल ऑफ दीज? ये सभी के सभी। अरे मैम ने मार मार के गाल लाल कर दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन। यस खुशी। देखो सेशन को लाइक नहीं करते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा ना जब मैडम की बेइज्जती होगी, कोई खोल के देखेगा कि लाइक कम है और लाइव ज्यादा है। कोई बात नहीं, कराओ खूब। यस दीपक, 52nd अमेंडमेंट से वो डिफेक्शन वाला था, एंटी डिफेक्शन, दल बदल वाला। बी 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 डी डी डी, मतलब यहाँ भी कोई बी कह रहा है कोई डी कह रहा है। जो काम सेंटर में प्रेसिडेंट करता है वही काम स्टेट में गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। अब सभी जो रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं वो गवर्नर को की जाती है और गवर्नर फिर वही रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के सामने पेश करता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा हो, राज्य वित्त आयोग की हो, और कैग
हमारा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करता है। सेंटर की रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रखता है पार्लियामेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट देता है गवर्नर को, और गवर्नर रखता है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को क्या आना है? कल 1 बजे मैराथन सेशन है, और तुम कल नहीं आए ना और किसी से मिलने चले गए तो देख लेना, मैडम नाराज हो जाएगी। कल 1 बजे से मैराथन सेशन है, जरूर जरूर अटेंड करना है। ठीक है, चलिए बताइए। यस, कैग क्या आर्टिकल है? 148 to 151। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम आर्टिकल बता देते हो, और पार्ट 5 में आता है, भाग 5 में आता है। गुड बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैं बहुत क्यूट हूँ, क्यूट के साथ साथ मैं बहुत पिटाई भी करती हूँ ना। अभी पढ़ लो ना, आंसर दे लो तो अच्छा रहेगा। कोई नहीं पूछने वाला कि कौन सी मैडम क्यूट थी कौन सी नहीं थी। आपसे पूछा है कि आर्टिकल 22 के तहत जो अरेस्ट डिटेंशन के केस में, हिरासत के केस में संरक्षण दी जाती है वो किसके पास नहीं होती है, किसे नहीं दी जाती है? एक एनिमी एलियन, एक ऐसा दुश्मन विदेशी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक हिरासत में लिया हो, कोई फॉरेनर हो, या फिर OCI हो। बताओ। पॉलिटी की? हाँ अभिषेक बच्चा, पॉलिटी की। 2 बच्चे होंगे, काम है। एस्पायरेंट 1 बजे आना पड़ेगा, देख लो तुम। 2 से होता तो पक्का आ जाता। वाह बहुत बढ़िया देवाशीष। 1 बजे आना है, मतलब 1 बजे आना है क्लास में। गौरी चलो आपका तो समझ आता है, आपकी तबीयत खराब है। 1 बजे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी भी अपनी कंडीशन है, तुम लोगों की भी। सी 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 बी बी बी। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज, कोई सी दे रहा है कोई बी दे रहा है। चलो देखते हैं। आपको पता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होते हैं? इंडियंस के पास होते हैं। जरा बताना वो कौन कौन से हैं। बताओ कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के पास है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय के पास है। कौन कौन से मैम? 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी जो सब अधिकार हैं वो इंडियंस के पास भी हैं और फॉरेनर्स के पास भी हैं। लेकिन फॉरेनर्स वो नहीं जो जिनके साथ हमारे रिश्ते नाते अच्छे ना हो। जिनके साथ रिश्ते नाते अच्छे नहीं होते उनसे हम बात करना भी पसंद नहीं करते, राइट? है ना, अपना भी स्वैग है। तो बस वही वाली बात याद रखो कि डिटेंशन आर्टिकल 22 इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को मिलेगा, लेकिन एनिमी एलियंस को नहीं मिलेंगे। तो इन्हें तो नहीं मिलेगा। कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन, दोनों तरीके के डिटेंशन में संरक्षण देता है, चाहे वो प्यूनिटिव हो, दंड विषयक हो, या प्रिवेंटिव हो, निवारक हो। तो इसमें तो मिलेगा। तो ये तो हटा दो। फॉरेनर हो, विदेशी हो, उसे भी मिलेगा। OCI कौन होता है? OCI भी तो फॉरेनर ही होता है, इंडियन सिटीजन थोड़ी ना होता है। तो इसे भी मिलेगा ही मिलेगा। तो केवल किसे नहीं मिलेगा? तो केवल और केवल एनिमी एलियन को नहीं मिलेगा। जो ए आंसर दे रहे थे वो सही थे और बाकी गलत हो गए। ठीक है, हाँ उससे पहले कर देंगे सचिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम तो 1 बजे आएंगे। मम्मी को बोल दिया मैंने, तो 12:30 से याद दिलाएंगे। बहुत अच्छा किया निधि। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखता है? 17, 29, 30 या फिर 31। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करो, शेयर करो। बच्चा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती धन जी। अगर आपको आने ही पड़ेगा, मैं तो जलूल जलूल आऊंगी। बहुत बढ़िया। कराऊंगी मैं तुमसे क्लास बंक। बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा पक्का। अच्छा मैं कहूं कि ये आदर्श जीएस किसको बोल रहा है? फिर मेरे को आईडी दिखी गौरव शुक्ला, तो गौरव शुक्ला को शॉर्ट में कह रही हो जीएस। वाह, तुम लोग तो बहुत शॉर्टकट अपनाते हो। हाँ? आर्टिकल 29 अब सही दोगे तुम लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सारे आर्टिकल बताओ। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करता है। 29 और 30 माइनॉरिटीज का है। 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गठन और प्रशासन करने का अधिकार देता है। ठीक,
29 ही कहता है कि इनके पास अधिकार होता है कि ये अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का, अपनी बोली का, अपनी स्क्रिप्ट लिपि का। और 31 तो अब डिलीट ही हो चुका है। मुझे बताओ किन दो आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को क्लासिफाई किया जा सकता है। घूमो अमित बच्चा, मेला मेला वेला देखे हुए तो पता नहीं, मुझे सालों बीत गए, कभी बचपन में ही देखा था, नवरात्रों के टाइम पर, दशहरा के टाइम पे लगता था। अब तो मैंने कब से कोई मेला वेला कुछ देखा ही नहीं। मेले देखे हुए कई साल हो चुके हैं, छोटी सी थी तब देखा था। अच्छा रिकॉर्डेड देख लोगे? रिकॉर्डेड नहीं भाई, लाइव। मुझे प्रेजेंस चाहिए यहाँ पर आप सभी लोगों की। मेरी संगत का असर है। जीएस भैया और एएस भैया, अच्छा ऐसे धनशिका, वाह बहुत बढ़िया। बताइए छुआछूत को खत्म करता है, बिल्कुल 31 भी खत्म ही कर दिया। दो आधार बताओ कौन कौन से? वेरी गुड लक्ष्मी। दो आधार कौन कौन से आपके? रिलीजन, धर्म और लैंग्वेज। रिलीजन, धर्म और लैंग्वेज, भाषा, इन दो आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। और माइनॉरिटी वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही है कि ये आपके नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं, गैर न्यायिक होते हैं? ये जो ड्यूटीज होती हैं वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए होती हैं। बताओ मैम। बिजनौर में नुमाइश चल रही है। नुमाइश ये क्या होता है? ये तो मैं सुना वर्ड पहली बार है। अब ये एडी मैम को बोलो। मैम को एडी क्यों बोलोगे भाई? तो बताइए जल्दी से। ठीक है एस्पायरेंट, ठीक है बच्चा, 2 बजे ज्वाइन कर लेना। बोथ राइट हो जाएगा पक्का, बोथ, ओनली वन। मतलब तुम हर क्वेश्चन में मेरे को 2 ऑप्शन बता रहे हो, कुछ कुछ बताते हैं, कुछ कुछ बताते हो, है ना। आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है। कौन से पार्ट में मैम? पार्ट 4A में। ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। नॉन एनफोर्सिएबल होती हैं, गैर न्यायिक होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल होती हैं, इनकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होती हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती हैं। तो इसीलिए सेकेंड वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। और केवल पहले वाली ही स्टेटमेंट सही है और दूसरे वाली हो गई गलत। केवल और केवल पहले वाली यस इंडियंस के लिए होती है, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती। वो फंडामेंटल राइट्स थे जो हमारे लिए भी होती हैं और कुछ फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, ए होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि महान्यायवादी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में कौन कौन उनकी हेल्प करता है? सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या सीजीआई? और मुझे साथ साथ आर्टिकल भी बता दो कि अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है। मोमोज खिलाओगे तो आएंगे, ठीक है, खा लेना मोमोज। मत दिलाओ मुझे याद मोमोज, वरना मुझे जाते आते खाने पड़ेंगे रास्ते में जरूर। अच्छा, बहुत सारे मेलों को मिला के नुमाइश लगती है। ओके, गॉट इट। डीपीएसपी की तरह ये भी गैर न्यायिक होते हैं। यस, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो जस्टिसेबल होते हैं, न्यायिक होते हैं, एनफोर्सिएबल होते हैं। ठीक है, ये अमित से ना सब लोग गूगल पे करा लो एक एक पिज्जा के पैसे। ये पार्टी तो दे नहीं रहा लड़का हमको। सुमेध, आर्टिकल 86 होगा। हाय राम, यस अभिजीत, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76। जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, वो कौन होता है? हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी होता है। ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है, वकील होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता है। इनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। वो राइट्स कौन कौन से होते हैं कि ये संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एमपी नहीं होते। इन्हें एमपी के प्रिविलेजेस अवेलेबल होते हैं और ये हमारे देश के किसी भी कोर्ट में बैठकर किसी भी मामले की सुनवाई भी सुन सकते हैं। तो सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनको असिस्ट करते हैं, लेकिन इनका जिक्र आर्टिकल 76 में नहीं दिया हुआ है। सीजीआई तो जज होते हैं, तो थर्ड तो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। नहीं शशांक, 20 है आज क्वेश्चंस। अच्छा, सुमेध नशे में है। लग तो मुझे यही रहा है कि आज ये लड़का वैसे तो सही देता है, आज गलत दे रहा है आंसर।
नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से केसेस में जो हमारा स्पीकर होता है विधानसभा का वो अपने ऑफिस को पहले वैकेंट कर देता है, अगर वो विधानसभा के सदस्य ना रहे तब, या फिर वो डिप्टी स्पीकर उप अध्यक्ष को रेजिग्नेशन लेटर दे दे, या फिर वो रिमूव कर दिए जाए, विधानसभा के सदस्य द्वारा हटा दिए। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। डी होगा पक्का डी। कल 11 से 2 की क्लास ले लो। नहीं नहीं 11 से 2 नहीं है, 1 बजे से है। आवाज अभी भी नहीं आवाज आ रही है क्या? बफरिंग हो रही है। अभी तो सब कुछ क्लियर है। चलो अच्छा, बस ब्यूटी विद ब्रेन का चलता फिरता एग्जाम्पल छोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर दे लो तुम। सवाल फिर से, हाँ फिर से ही तो। देखो जब हम बात करते हैं कि किन किन केस में विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद पहले खाली कर देता है, अगर वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते तब, रेजिग्नेशन लेटर दे दे उप अध्यक्ष को तब, या फिर प्रस्ताव पारित कर हटा दिया जाए तब। तो इन तीनों केसेस में आ तो रही है आवाज, कोई बफरिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। डी हो जाएगा इसका सही जवाब। यस इन सभी केसेस में, ठीक है। हाँ मैम का कॉल आया था, मैम का कॉल खुद से उठा लिया ना मैम ने, फोन तो दिखा नहीं तुम्हें, मैम वहां तक गई नहीं, पर मैम का कॉल आया था इसलिए आवाज चली गई थी। वाह बहुत तेज दिमाग लेते हो। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए। जो 42nd अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट से अपर हैंड में रख दिया था। फिर आपके मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था कि देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, और वो अमेंडमेंट उससे वॉयलेट करता है, इसलिए वो फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, आ तो रही है आवाज, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, ऑल परफेक्ट है, ऑडिबल भी है और विजिबल भी है। हाँ पता नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है बच्चा, यहां से सब कुछ ठीक है। बोथ होगा पक्का। खुशी बच्चा फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया ही था, 24-28 रखती हूँ मैं, इसको जूम कर दिया, बॉर्नविटा पिला दिया। गुड इवनिंग उपासना, मैं तुम्हारी बिल्कुल गुड इवनिंग नहीं लूंगी, आज तुम बहुत लेट आई हो। आदित्य तुम्हारी भी नहीं लूंगी, बहुत लेट आई हो तुम। देखो 42nd अमेंडमेंट ने ये कहा था, 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया था, आर्टिकल 31C के अंदर बदलाव कर दिया था और कह दिया था कि सभी डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर होंगी, 39B और C नहीं होंगे सिर्फ, जो 25th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट सही है। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था कि ये अमेंडमेंट का ये प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के बैलेंस को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए वो फिजिबल नहीं है, और उस वाली बात को नल अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट मींस सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। यस शी शुड बी राइट, नहीं सी ही सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हमारे संसद में टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं। ये मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं देखूं कि आप सही दोगे या गलत। थैंक यू शनाया। अच्छा मैम क्वेश्चन को बॉर्नविटा पिलाना भूल गई। तुम्हें पता है कल रात को मैंने कितने बजे बॉर्नविटा का दूध पिया होगा? 2 बजे, सोचो। और जो मकेन्स की वेजी फिंगर्स होती हैं वो रात के 2 बजे खाई। लेट नाइट क्रेविंग। 12 शुक्र है, मुझे लगा था तुम लोग 14 आंसर दोगे। देखो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? हमारा प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट।
पहले 2 लोकसभा में होते थे, लेकिन ये नॉमिनेशन खत्म कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से? 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से। और कौन कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं वो? आर्ट्स, कला, साइंस, विज्ञान, लिटरेचर, साहित्य और सोशल सर्विस, समाज सेवा। एक्सपीरियंस हो या इन फील्ड से बिलोंग करते हो तो हमारे प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? ए इज द राइट आंसर। पहले 14 अब 12। यस, बहुत बढ़िया, लोकसभा के हटा दिया। यस यस, तभी मैंने ये रखा था कि तुम लोग गलत आंसर दोगे। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि जो प्रीएम्बल है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, प्रीएम्बल हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है, अधिकार का स्रोत मेंशन करता है। नेक्स्ट, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य डिफाइन करता है। गुड इवनिंग आशुतोष। मैम कुछ दिन से पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अरे बस यही नहीं करना है, बस मन को ही संभाल के रखो। अगर वो चला गया ना हाथ से, फिर तो सब चला गया। बोथ होगा पक्का। प्रियम्बल अधिकार का स्रोत मेंशन करता है। कौन है? इंडियन पीपल है, भारत के लोग हैं। जो हम लोगों ने प्रियम्बल के 4 पार्ट डिफाइन किए थे ना, उससे है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मेंशन है, उद्देश्य दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। क्या? कि सबको एक जैसा न्याय दे, लिबर्टी दे, इक्वालिटी दे और फ्रेटर्निटी दे। ये दोनों की दोनों बातें मेंशन है। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलो अब जल्दी से मुझे अपना स्कोर बताओ कि आप लोगों का स्कोर क्या है। आप लोगों का स्कोर क्या है? देखो, आप लोगों का कंप्लीट फाउंडेशन बैच सिविल सर्विसेज का जो 3 अगस्त से शुरू हो चुका है। अगर आपने एनरोल नहीं कराया तो इसमें एनरोल करा लेना। ये मॉर्निंग बैच है कि बस मॉर्निंग में क्लास ले लें, फिर उसके बाद आप अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर सकें। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर आपके जो मेंटर्स होते हैं वो आपसे इंडिविजुअली पर्सनली डील करते हैं। पढ़ाई से हटकर भी आपकी पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम से परेशानियाँ हैं तो उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग किट्टू, तुम जल्दी नहीं आ गए? हाँ, बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम। आपका एनसीईआरटी का भी आपका लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब जो एनसीईआरटी की दुविधा थी वो दुविधा भी सॉल्व हो गई है आपकी, क्योंकि 15 अगस्त से आपका ये बैच भी शुरू हो जाएगा जहां आपकी एनसीईआरटीज कराई जाएंगी। तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास बैचेस में एनरोल कराने के लिए। महापाक, और आप लोग क्या कर सकते हैं? डबल वैलिडिटी, आपकी महापैक में डबल वैलिडिटी चल रही है आपके कोर्सेज में। ठीक है, तो अगर आप आज के दिन एनरोल कराएंगे तो आपकी जो वैलिडिटी होगी वो कितनी होगी? आपकी 24 मंथ्स की होगी। मैम कल मैराथन है? हाँ हाँ, कल मैराथन है। और कल मैराथन कितने बजे से है? तो 1 बजे से। पीछे कूपन कोड 1 बजे से। ये आपके सभी स्टेट पीसीएस के बैचेस हैं। अमन जम्मू कश्मीर, लक्ष्य हिमाचल का, अटल उत्तराखंड का, अभिमान हरियाणा का, संकल्प आपका यूपी पीसीएस का, निश्चय आपका यूपी पीसीएस का और चाणक्य आपका बिहार पीसीएस का। आप किसी भी बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप एनरोल करा सकते हैं। कोड क्या याद रखना है आपको? Y394। क्या याद रखना है? Y394, जिससे कि आप 78% डिस्काउंट अवेल कर सके। लक्ष्य 3.0 और एपीएफसी का बैच भी आपका शुरू हो चुका है, मतलब 10 अगस्त से शुरू होने वाला हो चुका है ईपीएफओ का, और लक्ष्य भी 8 अगस्त से। दोनों के जो टाइमिंग्स हैं उसमें 2 स्लॉट्स में क्लास होगी एपीएफसी में, सुबह और इवनिंग में, और आपके लक्ष्य की 2 से 5 के बीच की है। 10 रुपये मैम के अकाउंट में, 10 रुपये मैम के अकाउंट में क्यों दोगे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपके ऑप्शनल कोर्सेज हैं जहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो अभी आपके महापैक्स आपकी डबल वैलिडिटी शुरू हो चुकी है इवनिंग से ही। तो अभी एनरोल कराओगे तो 2 साल के लिए वैलिड होगा और अमाउंट उतना ही लगता है जो कि आप 1 साल के लिए पे करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लो। आपके एडिटोरियल एनालिसिस, आपके जिस्ट मैगजीन्स का वो सब अवेलेबल होता है वहाँ पर, और बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, कोड में फिर से बता रही हूँ, आप लोगों को क्या याद रखना है? Y394, Y394। ठीक है, क्या बैच खोलकर दिखाने की जरूरत है मुझे? हाँ जरूरत है, चलो दिखा देते हैं। आप कहते हो तो किसके नंबर पे कॉल कर रहे हो भाई तुम? हाँ,
कौन किसके नंबर पे कॉल कर रहा है? देखो, आप जैसे ही अड्डा के स्टोर पर जाएंगे यूपीएससी कैटेगरी में, तो जो भी आपको बैच लेना है, हाँ जी Y394 ने, हाँ आपने तो आज ही यूज़ किया था, लक्ष्य बैच में एनरोल कराया था। स्टेट पीएससी के बैचेस में जाओगे आप, तो जिस भी बैच में आपको, जैसे संकल्प बैच में एनरोल कराना है, तो संकल्प बैच में एनरोल कराना है तो बाय नाउ के ऑप्शंस पर जाओ, तो वो जो फीस आपको शो हो रही थी वो फीस कम हो जानी है। कैसे? कोड लगाकर। क्या कोड लगाना है? Y394। जैसे ही आप Y394 कोड अप्लाई करोगे तो आपकी जो अमाउंट है वो 3200 कुछ हो जाएगी, और एप्लीकेशन से फ्री कॉइन्स यूज कर अमाउंट और कम हो जाएगी। ठीक है, कौन किसकी आईडी बता रहा है? भाई पढ़ लो, पढ़, ये सारे मोहमाया छोड़ दो, पढ़ाई कर लिया करो। और कल याद रखना, अगर कल तुम मुझे 1 बजे क्लास में नहीं मिले ना तो तुम्हारा वीकेंड मैम निकाल देगी, ये याद रखना। जो भी तुम लोगों ने वीकेंड के प्लान्स बना रखे हैं वो सब कैंसिल हो जाना, क्योंकि 1 बजे मैम को टाइम फिक्स कर दिया है कि 1 बजे मैराथन सेशन में मुलाकात करेंगे यहीं यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। ठीक है, हाँ दीपक, मैं बता दूंगी कि लक्ष्मीकांत हम किस तरह से पढ़े थे, कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, एक सेशन रख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे 1 बजे मैराथन सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।